सुप्रभात प्यारे छात्रों। व्याकरण की हमारी इस कक्षा में आज हम फिर साथ हैं। हमने संधि और संधि के दो भेद स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ लिए हैं। अब हमारी संधि का जो तीसरा और अंतिम भेद है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है विसर्ग संधि। आप लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझा होगा। व्यंजन संधि पढ़ते पढ़ते बार बार हमने देखा कि हमको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमें उसका वर्णमाला का पूरा ज्ञान नहीं, तब तक संधि समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। उम्मीद करती हूँ कि वर्णमाला का भी आपने पूरा ज्ञान ले लिया होगा। विसर्ग संधि में भी वर्णों की आवश्यकता होती है और वर्णों का ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है, क्योंकि विसर्ग संधि में भी स्वर संधि की तरह भेद नहीं है, नियम ही है। तो विसर्ग संधि कहते किसको है? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए और उससे जो परिवर्तन होता है, और अक्सर यह परिवर्तन विसर्ग में ही होता है, तो यही परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के अगर हम नियम देखें तो विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, जब ऐसी स्थिति आए तो विसर्ग संधि कहलाती है। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। सबसे पहला नियम होता है विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। अब मैंने जो एक छोटे छोटे से फॉर्मूले बना के लिखे हैं, मैंने लिखा है, पहले मैंने विसर्ग के आगे एक एरो करके अ लिखा है। यानी जब स्थिति ये हो जाए कि विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, जब ये परिस्थितियां आपस में मिले तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे कि मन प्लस अनुकूल, तो मन की अंतिम ध्वनि भी अ है, फिर विसर्ग लगा हुआ है यानी विसर्ग से पहले अ आ गया, प्लस अनुकूल, अनुकूल की प्रथम ध्वनि अ सामने ही नजर आ रहा है। तो जब हम इसकी संधि करते हैं तो मनोनुकूल हो जाता है। इसी में एक रूल और है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हमने व्यंजन संधि पढ़ते वक्त पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ते वक्त भी पढ़े हैं, तो आपको पता है कि वर्ग क्या है और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होता है। अगर ये न हो और स्थिति ये हो कि विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आपको पता है य र ल व, अगर ये भी ना हो तो फिर ह हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तब भी विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। आप लोगों को ये जो फॉर्मूले हैं या ये जो नियम हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे मन प्लस रथ, अब विसर्ग के आगे मन आ रहा है तो मन की अंतिम ध्वनि अ है यानी विसर्ग से आगे अ है, और रथ, रथ आ रहा है र, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो मनोरथ आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, मनोरथ उत्सव को कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अध प्लस गति, घ तृतीय वर्ण है क वर्ग का, और अध यानी अध में अ आ रही है विसर्ग के पहले की गति यानी अधोगति। अब विसर्ग संधि का दूसरा रूल ये कहता है कि विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। किस स्थिति में? जब अ आ को हम छोड़ दें, उसके बाद जो 7 स्वर बचते हैं, 9 स्वर बचते हैं, इन 9 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद भी कोई भी स्वर, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य ल व ह, य ल व अंतस्थ व्यंजन में र को छोड़ के बाकी के अंतस्थ व्यंजन,
र को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि विसर्ग अपने आप र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और ह आपको पता ही है ऊष्म व्यंजन है। अगर इन तीनों में से कोई भी स्थिति बैठती है तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे दूह प्लस लब। अब दूह की अंतिम ध्वनि विसर्ग से पहले की ऊ की है और विसर्ग के बाद लब यानी कि अंतस्थ व्यंजन आया। ठीक है। तो वो परिवर्तन किसमें, हमने क्या लिखा, दुर्लभ। र आधा है और हमने लिखा दुर्लभ। नीह प्लस धन निर्धन, नीह प्लस मल निर्मल। इसी तरीके से तीसरा नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, अगर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आया है और विसर्ग के बाद च, छ या श, ये तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण है तो परिवर्तन श में हो जाएगा। जैसे नीह प्लस चल, मैंने उदाहरण लिखे हैं। नीह प्लस चल निश्चल, दूह प्लस चक्र दुष्चक्र। ये तो थे हमारे विसर्ग के 3 नियम। चौथा नियम भी हम देख लेते हैं, विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग में श का परिवर्तन किस स्थिति में होता है कि जब विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, व और फ, ये 6 वर्ण हों। याद करना इजी है, क, ख, ट, ठ और ब, फ। ठीक है। तो परिवर्तन विसर्ग का किस में हो जाता है, श में। जैसे नीह प्लस काम निष्काम, दूह प्लस कर्म दुष्कर्म। ठीक है ना। इसी तरीके से विसर्ग का स में परिवर्तन होता। त में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग के बाद त या स हो। जब ऐसी भी स्थिति होती है तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाता है। ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। जैसे नीह प्लस संकोच निसंकोच, दूह प्लस साहस दुस्साहस। उसके बाद आता है विसर्ग का लोप। लोप का अर्थ क्या होता है, छिपना या गायब हो जाना। तो जब विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर यानी आ के अलावा जितने भी स्वर आते हैं, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ से विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाता है। अगर सामान्य भाषा में बोले तो हम विसर्ग को वहाँ से हटा देते हैं। उसके अलावा उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अतः प्लस एव, ठीक है, अतएव लिख दिया हमने। उसके बाद आता है विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। ठीक है। दीर्घ होना यानी स्वर का बड़ा हो जाना, यानी मात्रा बड़ी हो जाना। ठीक है। जब विसर्ग के बाद र आ जाए, अगर विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग छिप जाता है। और विसर्ग से पहले जो भी मात्रा लगी हुई है, अगर छोटी ई की लगी हुई है तो वो बड़ी ई की हो जाएगी, अगर ऊ की लगी हुई है तो बड़ा ऊ की हो जाएगी। जैसे कि नीह प्लस रस नीरस, नीह प्लस रोग निरोग। इसी तरीके से विसर्ग का अपरिवर्तनता का नियम, जब विसर्ग से पहले अ हो, ओके, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनता यानी परिवर्तन न हो। जब ऐसी स्थिति हो तो उसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थिति कैसी होगी कि विसर्ग से पहले तो अ है और विसर्ग के बाद क या म है, प है। इन दोनों वर्णों में से कोई एक पर होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और न ही शब्द में परिवर्तन होगा, यानी जो शब्द है मिलकर एक हो जाएगा, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः प्लस काल प्रातःकाल। उम्मीद है आपको विसर्ग संधि भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।